नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम आज टॉर्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉर्ट बिहार जुडिशरी जो आ रहा है 4 जून को है, कल नोटिस भी आई है, उसमें 15 मार्क्स का आता है। तो टॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आइए हम आज के अपने इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अपकृत्य का अर्थ है। अपकृत्य एक दोष है या एक विधिक सिविल दोष है या एक सिर्फ विधिक दोष है या ये सभी। तो अपकृत्य नो डाउट एक दोष है और एक विधिक दोष भी है और एक विधिक सिविल दोष है। कहने का मतलब ये सब ही सही है, लेकिन हमेशा एग्ज़ाम में जो है वो बोला जाता है कि आप जो है बहुत एकदम करेक्ट आंसर दीजिए, निकटतम सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर यह ऑप्शन बी जो है वो सही माना गया है कि यह एक विधिक सिविल दोष है। मैंने आपको बताया था कि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपराधिक दोष, एक होता है सिविल दोष। तो अपकृत्य एक सिविल दोष है जो कि संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है, और यह परिभाषा दी गई थी लिमिटेशन एक्ट 1963 में। अब अपकृत्य का अर्थ है एक सिविल दोष जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है, यह परिभाषा दी गई है। तो मैंने इसको अभी बता दिया कि यह परिभाषा परिसीमा अधिनियम 1963 के सेक्शन 2M में दी गई है कि अपकृत्य एक सिविल दोष है, यह संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि संविदा भंग में पक्षकार एक दूसरे को जान रहे होते हैं और संविदा भंग और न्यास भंग के लिए उपचार जो है वो निर्धारित क्षतिपूर्ति होती है, अर्थात संविदा की शर्तों को तोड़ने पर संविदा में ही लिखा होता है कि क्या उपचार दिया जाएगा, जबकि अपकृत्य में अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। तो अपकृत्य भी एक सिविल दोष है, संविदा भंग न्यास भंग भी एक सिविल दोष है। अंतर इस आधार पर है कि अपकृत्य में पक्षकार एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि संविदा भंग अथवा न्यास भंग में पक्षकार एक दूसरे को जानते हैं और संविदा भंग और न्यास भंग में कितनी हानि देनी पड़ेगी यह पहले ही से संविदा में लिखा रहता है। अब हमारा क्वेश्चन तीसरा है, अपकृत्य की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो अपकृत्य की परिभाषा मैंने बता दिया आपको कि अपकृत्य की परिभाषा जो है वो आपको मर्यादा अधिनियम, जिसे हम लोग लिमिटेशन एक्ट भी कहते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो है अपकृत्य की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये बिहार एपीयू में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अपकृत्य की परिभाषा 3 लोगों ने दी है, तो इन तीनों को आप हमेशा याद रखिएगा। एक विनफील्ड ने अपकृत्य को डिफाइन किया है, एक सामान्य ने अपकृत्य को डिफाइन किया है, और तीसरा लिमिटेशन एक्ट 1963 मर्यादा अधिनियम 1963 में जो है अपकृत्य की परिभाषा दी गई है। तो ये तीनों को आपको याद रखना होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अपकृत्य शब्द लिया गया है। तो अपकृत्य आपको पता है टॉर्ट शब्द जो है वो लैटिन शब्द टॉर्टम से लिया गया है, टॉर्टम। तो टॉर्टम से लिया गया है, इसलिए लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है टॉर्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य का आवश्यक शर्त नहीं है? मतलब हमने देखा है कि अपकृत्य के आवश्यक शर्त क्या होते हैं। तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि टॉर्ट के लिए 3 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। एक तो किसी व्यक्ति द्वारा कोई दोषपूर्ण कृत्य किया जाना चाहिए, कोई भूल होनी चाहिए। दूसरा, उस दोषपूर्ण कृत्य से किसी व्यक्ति को विधिक क्षति होनी चाहिए। तो ये भी है इसका, ये भी है, और उस विधिक क्षति से व्यक्ति को नुकसानी का प्राप्त करने का जो है विधिक अधिकार होना चाहिए, अर्थात वह अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। तो हमारा आंसर जो है यह बी नंबर है, कार्य का हेतु जो है यह अपकृत्य का आवश्यक शर्त नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अपकृत्य विधि में उपचार प्राप्त होते हैं। अपकृत्य विधि में आपको उपचार कैसे प्राप्त होता है? तो कार्यकारिणी एवं बिना न्यायिक, कार्यकारिणी एवं न्यायिक, न्यायिक एवं न्यायिकेतर, और न्यायिक बिना न्यायिक एवं न्यायिकेतर। तो इसका आंसर जो है आपको सी नंबर है, न्यायिक एवं न्यायिकेतर। मैं इसको बताता हूँ। जब कोई अपकृत्य होती है तो आप उपचार किससे मांगते हैं? जुडिशरी से मांगते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्यवाही होती है, जैसे आप खुद ही से अपना उपशमन कर लेना। जैसे कि आप अगर आपका जो है मिथ्या कारावास है
और आपको लग रहा है कि आपको न्यायिक सहायता नहीं मिल सकती है, तो आप खुद ही उससे निकल बचते हैं। तो या तो आप खुद से सहायता करिए अपनी, या न्यायिक सहायता लीजिए एग्जीक्यूटिव से, और इधर बाकी लोगों से तो अपकृत्य के लिए कोई उपचार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य है। यहाँ भी डिफरेंस आ जाता है, संविदा भंग, न्यास भंग और अपकृत्य में क्या अंतर है, क्योंकि तीनों ही एक सिविल दोष हैं। तो इस आधार पर भी अंतर है कि संविदा भंग और न्यास भंग में जो संविदा भंग और न्यास भंग में जो है वो कर्तव्य पार्टी के बीच में होता है। एक पक्षकार का कर्तव्य दूसरे के प्रति होता है, जबकि दूसरे पक्षकार का कर्तव्य पहले के प्रति होता है। लेकिन अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर्तव्य जो है वो समस्त संसार के प्रति होता है, जन सामान्य के प्रति होता है, पूरे दुनिया के प्रति होता है आपका कर्तव्य। अतः 7वां का जो है आंसर बी सही हो जाएगा। अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसका उद्भव हुआ था, तो नो डाउट ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसे लर्न करना पड़ेगा। इंग्लैंड में इसका विकास हुआ था। हालांकि टॉर्ट जो है वो टॉर्ट जो है जिसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा या वक्र, गलत आचरण करना, तो टॉर्ट जो है वो लैटिन शब्द टॉर्टम से बना है। लेकिन इस टॉर्ट की का डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपकृत्य विधि के महत्वपूर्ण टीकाकार कौन है। ये क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि अपकृत्य विधि के जो प्रमुख स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने अपकृत्य विधि पर टीका टिप्पणी की है, उसके बारे में कुछ बताया है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो विनफील्ड, मैंने बताया कि तीन तरह से अपकृत्य को डिफाइन किया गया है। एक विनफील्ड इसकी परिभाषा देते हैं, सामंत देते हैं, और मर्यादा अधिनियम में भी इसको डिफाइन किया जाता है, लिमिटेशन एक्ट 1963। तो विनफील्ड भी हैं, सामंत भी हैं, और फ्लेमिंग भी जो है उन्होंने भी अपकृत्य को डिफाइन किया है, अपकृत्य के बारे में कमेंट्स लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी। अपराध को निजी अपराध और लोक अपराध के रूप में किसने विभाजित किया है, तो ब्लैक स्टोन जो है उन्होंने अपराध को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक निजी अपराध और एक लोक अपराध। कहीं ना कहीं लोक अपराध को अपकृत्य में पब्लिक न्यूसेंस बोला जाता है। पब्लिक न्यूसेंस मतलब कि लोक उपताप कारित करना लोक अपराध के दृष्टि से देखा जाता है। और जैसे ट्रेसपास हो गया, ट्रेसपास टू बॉडी, ट्रेसपास टू गुड्स, ये जो है आपको व्यक्तिगत अपराध हो गया। तो ब्लैक स्टोन ने इसको 2 श्रेणी में बांट कर रखा है अपकृत्य विधि की दृष्टि से। ऐसा कोई वर्गीकरण आईपीसी में नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने अपकृत्य विधि के दृष्टिकोण से इसे 2 भागों में बांट कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 बिहार जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है का अर्थ क्या है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती है। यह आईपीसी के सेक्शन 96 में ही बताया गया है, 95 में बताया गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम मुकदमा नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जिस बात को तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, उस बात के लिए हम हर बात के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो अपकृत्य में भी है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। इसका क्या अर्थ है, तुच्छ अंतर को अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुच्छ अंतर को अनदेखा करना चाहिए, महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा कर देना चाहिए, महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो तुच्छ अंतर को अनदेखा कर देना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको नेगलेक्ट, इग्नोर करना चाहिए। हर बात के लिए विवाद नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपकृत्यों को सिविल प्रकृति के अनुचित कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अपकृत्य एक सिविल रॉन्ग है और सिविल रॉन्ग के रूप में ही इसे डिफाइन किया गया है। और इसके लिए उपचार के लिए क्या कार्रवाई है, तो मैंने बताया कि संविदा भंग या न्यास भंग में आप निश्चित हर्जाना के लिए वाद लाते हैं, और अपकृत्य में अनिश्चित हर्जाना, कोई फिक्स ही नहीं है, क्या क्षति हुई है यह कोर्ट अनुमान लगाएगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अपकृत्य विधि का वास्तविक प्रयोजन है। जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यह किस लिए बनाया गया था। तो क्षति का प्रतिकर देना अथवा क्षति के जारी रहने का निवारण करना, अपकारों के लिए दंडित करना। अब बताइए, सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग में तो कभी भी दंड में पनिशमेंट मिलता ही नहीं है, फाइन लगता है, जुर्माना लगता है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलता है सिविल रॉन्ग के लिए। प्रतिवादी के वचन से उत्पन्नवादी के प्रत्याशा हित का संरक्षण करना और पक्षकारों के विधिक अधिकारों का विनिश्चय करना। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कभी भी पक्षकारों के, यहाँ पर आप फंस सकते हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट कभी भी पक्षकारों के विधिक अधिकारों का विनिश्चय नहीं करती है। पक्षकारों के विधिक अधिकार का विनिश्चय विधि करती है
क्योंकि टॉर्ट की परिभाषा विनफील्ड दिए ही हैं इस प्रकार की, विधि द्वारा जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसका उल्लंघन करने से टॉर्ट जनरेट होता है, टॉर्ट शुरू होता है। तो विधि जिन कर्तव्यों को सुनिश्चित करके रखती है उनका उल्लंघन करने पर अपकृत्य की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार अपकृत्य विधि का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो क्षति का प्रतिकर देना, जो भी क्षति हुई है उसको कंपनसेट करना और क्षति के जारी रहने का निवारण करना, जो क्षति हो रही है उसको समाप्त करना जो है लॉ ऑफ टॉर्ट का ऑब्जेक्टिव है। अपकृत्य के मामले में कर्तव्य विनिर्दिष्ट प्रकृति का होता है, कर्तव्य पक्षकारों की सम्मति द्वारा निर्धारित होता है, कर्तव्य पक्षकारों की सम्मति द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में न्यास भंग में निर्धारित होता है, कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित होता है। सी और बी दोनों सही हैं, तो बी तो सही होना ही नहीं है क्योंकि अपकृत्य विधि में पक्षकार एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। जब तक अपकृत्य हो नहीं जाता है उनका एक दूसरे से कोई परिचय भी नहीं होता है, तो यह भी सही नहीं है। कर्तव्य विधि द्वारा अधिरोपित होते हैं, यहाँ पर सी नंबर जो है हमारा पूरी तरह से सही है। विनफील्ड की यही परिभाषा है कि विधि द्वारा जो अधिरोपित कर्तव्य हैं उनका उल्लंघन करने से अपकृत्य का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अपकृत्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, यह न तो सीमित है और न ही संहिताबद्ध। यह कथन था लॉर्ड कामडेन का, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करने पड़ेंगे। लॉर्ड कामडेन ने कहा था कि अपकृत्य के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे अपकृत्य हैं और ये लिमिटेड नहीं है और ये कोडिफाइड नहीं है। जैसे हमारी आईपीसी कोडिफाइड है, सीआरपीसी कोडिफाइड है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कोडिफाइड है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है, बहुत प्रकार के लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं। यह कथन था लॉर्ड कामडेन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अपकृत्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन है। विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य, ये शब्द जैसे ही मिले, विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन, विनफील्ड का ये स्टेटमेंट है। सामंड के स्टेटमेंट को कैसे पहचानते हैं, तो सामंड ने कहा है कि अपकृत्य एक सिविल दोष है, सिविल दोष जैसे ही मिले सामंड ने कहा है, और इसके लिए उपचार अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई है। जबकि विनफील्ड का कहना है कि अपकृत्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और जिससे क्षति होती है और जिसके विरुद्ध उपचार विधि द्वारा प्रावधान किया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो विनफील्ड होगा, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोष अपकृत्यात्मक दायित्व का एक आवश्यक तत्व है जब क्षति पहुंचे। अपकृत्य के लिए विधिक दायित्व का निर्धारण करने हेतु दोष अप्रासंगिक है। कई मामलों में अपकृत्यात्मक दायित्व के लिए दोष एक तत्व है। अपकृत्यात्मक दायित्व के लिए दोष उसी स्थिति में एक तत्व है जब क्षति पहुंचाने का आशय हो। यहाँ पर यह सही है, अगर आप किसी को इंजरी पहुंचाने का आपका इंटेंशन था, उस समय जो है आपका दोष देखा जाएगा एक मटेरियल फैक्ट के रूप में। अगर अगर अनफॉर्चुनेटली कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंटली कोई घटना घट जाती है, तो फिर आपके फॉल्ट को नहीं देखा जाता है। आपके फॉल्ट को मटेरियल तभी माना जाता है जब आपने जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य का बचाव नहीं है, डिफेंस जो है कौन सा नहीं है। तो मैंने जो लेक्चर इसके पहले अपलोड करा है, आप लोग कृपया उसे जाकर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 7 तरह के बचाव उपलब्ध हैं अपकृत्य में। इन 7 परिस्थितियों के रहने पर आपका अपकृत्यात्मक दायित्व नहीं होता है, टॉर्सियस लाइबिलिटी नहीं होती है आप पे, आप टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं माने जाते हैं। जिसमें से एक नेसेसिटी होती है, अगर आवश्यकता है तो आपने टॉर्ट कमिट किया है तो आप लाइबल नहीं हैं। सांविधिक प्राधिकार के अंतर्गत भी, लेकिन बिना नेग्लिजेंस के अगर आपने काम किया है, बिना उपेक्षा के, तो आप टॉर्सियस लाइबिलिटी के अधीन नहीं आते हैं। मिस्टेक भी जो है एक बचाव है, एक्ट ऑफ गॉड भी एक बचाव है, प्राइवेट डिफेंस भी एक बचाव है, इनएविटेबल एक्सीडेंट अवसंभावी दुर्घटना भी एक बचाव है, और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी एक बचाव है। तो कुल 7 तरह के बचाव बताए गए हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, सांविधिक प्राधिकार, आवश्यकता, भूल, लेकिन कहीं भी बाल्य अवस्था जो है वो बचाव के रूप में नहीं रखा गया है, अतः इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपकृत्यात्मक दायित्व विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है।
विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य शब्द जैसे मिले, आंसर आपका विनफील्ड हो जाना है। बस छोटे से शब्द को पकड़िए, आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, न कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। तो अपकृत्यात्मक दायित्व विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य जन सामान्य के प्रति होता है और उसके भंग होने पर उपचार और निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद संस्थित किया जाता है। यह कथन विनफील्ड का है। दुष्कृति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लैंग्वेज बदलकर टॉर्ट के इसेंशियल एलिमेंट पूछ रहा है। तो मैंने बताया किसी व्यक्ति द्वारा एक दोषपूर्ण कृत्य होना चाहिए, उस दोषपूर्ण कृत्य से दूसरे व्यक्ति की विधिक क्षति होनी चाहिए और उस विधिक क्षति के लिए विधिक उपचार होना चाहिए। तो कौन सा इसका इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? दंड, पनिशमेंट को दिखाने की, दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो बी है, पनिशमेंट इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अपकृत्य को गठित करने के लिए प्रतिवादी, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसेंशियल एलिमेंट। प्रतिवादी के द्वारा कुछ कार्य या लोप होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ गलत होना चाहिए। प्रतिवादी के कार्य या लोप द्वारा वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रतिवादी को अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार उपलब्ध होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पर यह नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा जो है डी नंबर ज़्यादा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामंड के अनुसार अपकृत्य के अंतर्गत कार्यवाही में त्रुटि सहित दायित्वों के लिए आवश्यक होता है दोषपूर्ण आशय मात्र, सदोष उपेक्षा मात्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामंड के अनुसार अपकृत्य के अंतर्गत कार्यवाही में जो त्रुटि सहित दायित्व दिखाना हो, तो त्रुटि सहित दायित्व के लिए मतलब गलत जो दायित्व है आपका वो दोषपूर्ण था, इसको दिखाने के लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि दोषपूर्ण आपका आशय भी था और आपने जो है जानबूझकर नेग्लिजेंस भी किया है। यह दोनों ही इसेंशियल एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे। ऐसा सामंड कहते हैं कि अपकृत्य के अंतर्गत जब कार्रवाई आप करते हैं तो आपको यह दिखाने के लिए कि आपका दायित्व जो है वो दोषपूर्ण था, इसके लिए आपको व्यक्ति का दोषपूर्ण आशय भी दिखाना पड़ेगा और उसके द्वारा उपेक्षा की गई थी यह भी दिखाना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अपकृत्य एक दीवानी दोष है। इस शब्द से आपको तुरंत आंसर मिल जाना चाहिए। मैंने कहा कि स्टार्टिंग लाइन देखिएगा, जब कहा जाए कि अपकृत्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन है तो विनफील्ड, और अपकृत्य एक दीवानी दोष है तो सामंड। जिसका उपचार सामान्य विधि के अनुसार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है और जो एकमात्र न्यास भंग या अन्य किसी सामयिक आभार का उल्लंघन मात्र नहीं है, यह कहा है सामंड। ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता जुलता डिफिनीशन परिसीमा अधिनियम 1963 में भी है, लेकिन वो बस एक लाइन की डिफिनीशन है। उसमें यह दिया गया है कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो न्यास भंग और संविदा भंग नहीं है, बस एक लाइन उसमें लिखा गया है। दोषपूर्ण कार्य करने के समय दोषकर्ता की मानसिक दशा सभी परिस्थितियों में सुसंगत है, कसूर पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत है, कठोर दायित्व पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत है, अपकृत्य से संबंधित दायित्व में सुसंगत नहीं होती है। तो दोषपूर्ण कार्य करने के समय दोषकर्ता की मानसिक दशा जो है अपकृत्य से संबंधित दायित्व में सुसंगत नहीं होती है। इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी बनाम विधि चंद्र, ये एक केस है और यह किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो म्यूनिसिपैलिटी के टॉर्शियस लाइबिलिटी के बारे में इसमें बताया गया है कि म्यूनिसिपैलिटी भी अपकृत्यात्मक दायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतः अनियोज्य अपकृत्य, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ एक्शनेबल टॉर्ट जो है, एक ऐसा अपकार है जिसके लिए वादी वाद ला सकता है यद्यपि उसे कोई हानि नहीं पहुंची थी। पहला ही आंसर हमारा सही है। आप जो है स्वतः अनियोज्य अपकृत्य में वादी को हानि दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपकृत्य घटित, क्वेश्चन नंबर 27, अपकृत्य घटित होने पर उपचार क्या है। तो मुद्रा में क्षतिपूर्ति करना,
अपकारकर्ता का सुधार करना, निरोधात्मक दंड अपकारकर्ता को देना, फिजिकल पनिशमेंट अपकृत्य के लिए नहीं दिया जाता है, अपकारकर्ता का सुधार यहाँ पर नहीं किया जाता है, किसी भी बंदी गृह में रखकर उसका सुधार नहीं किया जाता है, मुद्रा में क्षतिपूर्ति की जाती है, उसे अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, अपकृत्य के दायित्व का आकार है, आधार है, शायद ये दिया गया है, अपकृत्य के दायित्व का आधार है। तो जो हानि हुई उसकी मात्रा, आशय का अंतर्वर्तन, विधिक अधिकार का मेन बेस जो है, पिलर जो है, यही है कि किसी के विधिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो तो अपकृत्य जनरेट होता है। अगर किसी के विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता है तो लॉ ऑफ टॉर्ट एराइज ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अपकृत्य के लिए दायित्व निम्न पर निर्भर है: नुकसानी की मात्रा पर, मानसिक स्थिति की संबद्धता पर, विधिक अधिकार के हनन पर। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। विधिक अधिकार के हनन से ही अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न होता है, तो आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। यह अपकृत्य की विधि है, न कि अपकृत्यों की विधि। यह इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो है वो विनफील्ड थे। सामंड इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने इसे अपकृत्यों की विधि कहा है। उन्होंने कहा है कि कई तरह के अपकृत्य इसमें समाहित हैं, इसलिए यह अपकृत्यों की विधि है, जबकि विनफील्ड ने इसे अपकृत्य की विधि कहा है। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का है, क्वेश्चन नंबर 31। ये एक मैगजिम है कि सेल्स पापुली सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब क्या है? सेल्स पापुली सुप्रीमा लेक्स का मतलब होता है जनता का कल्याण ही सर्वोच्च है। तो यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव देखा। कल फिर से हम कुछ नए MCQs के साथ मिलेंगे और 3-4 MCQs लेक्चर में हम पूरे टॉट को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही और सारे सब्जेक्ट के भी MCQs आते रहेंगे। आपको यह PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे लगभग 2K+ मेंबर हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस PDF को ले लीजिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।